मुद्दा देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में। भारतीय मूल के ऋषि सुनक इतिहास बनाते हुए ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। ऋषि सुनक पहले ऐसे भारतवंशी हैं जो कि यूके सरकार का सबसे बड़ा पद संभालेंगे। ऋषि सुनक ने टोरी लीडरशिप चुनाव में पेनी मोर्टांट को पीछे छोड़ते हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कब्जा कर लिया। रिपोर्ट्स की माने तो ऋषि सुनक को 180 से ज्यादा कंजर्वेटिव सांसदों का समर्थन मिला था, जबकि समर्थन के मामले में पेनी काफी पीछे रह गई, जिसके बाद पेनी ने अपना नाम वापस ले लिया और ऋषि सुनक के नाम का आधिकारिक ऐलान कर दिया गया। ऋषि सुनक 28 अक्टूबर को पीएम पद की शपथ लेंगे और 29 अक्टूबर को कैबिनेट का गठन किया जा सकता है। दरअसल हालांकि बताया जा रहा है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते ही कई चुनौतियां उनका मुंह बाहे इंतजार कर रही हैं। बढ़ती महंगाई, चल रही हड़तालें, स्वास्थ्य संकट और यूरोप में युद्ध जैसी कई चुनौतियों का सामना ऋषि सुनक को करना होगा। इतना ही नहीं, कंजर्वेटिव पार्टी के भीतर जो दरार है उसको भी हैंडल करना होगा। ऋषि सुनक के सामने सर्वोच्च प्राथमिकता आर्थिक संकट को हल करना है। मुद्रास्फीति 10% से अधिक है, जो किसी भी G7 देश में सबसे ज्यादा है। मंदी के खतरे को ऋषि सुनक अच्छी तरह जानते हैं और इसीलिए ही लीज ट्रस की सरकार द्वारा कर कटौती बजट घोषणा पर उन्होंने हैरानी जताई थी। सुनक की पहली प्राथमिकता होगी कि वो ब्रिटेन के लोगों को आश्वस्त करे कि सर्दियों में व्यापक गरीबी और आर्थिक अनिश्चितता नहीं होने वाली है। ऐसा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ट्रेन चालक और अन्य क्षेत्र पहले से ही हड़ताल पर चले गए हैं। इतना ही नहीं, अपने 106 साल के इतिहास में पहली बार रॉयल कॉलेज ऑफ नर्सिंग अपने सदस्य द्वारा औद्योगिक कार्रवाई की बात कर रहा है। नेशनल हेल्थ सर्विस की भी हालत बुरी है। सुनक ने 2016 में यूरोपीय संघ से अलग होने का समर्थन किया था। उनको अब उत्तरी आयरलैंड में व्यापार नियमों से निपटना होगा। वर्तमान में संसद के माध्यम से चल रहे एक मसौदा विधेयक में सौदे के कुछ हिस्सों को खत्म करने का प्रस्ताव है। यूरोपीय संघ ने चेतावनी दी है कि प्रतिशोधी व्यापार प्रतिबंधों को चिंगारी दे सकता है। ऐसे में उत्तरी आयरलैंड से व्यापार को लेकर उन्हें हर कदम फूंक फूंक कर रखना जरूरी है। अप्रवास की समस्या ब्रिटेन में काफी बड़ी समस्या है, जिसे सुनक को डील करना है। किसी भी देश के नेता के लिए सबसे बड़ी चुनौती विदेशी नीति ही होती है। ऐसे में ब्रिटेन जो आर्थिक संकट से खुद सामना कर रहा है और वो किस तरह से विदेश नीति सुनक की सरकार में अपनाया जाता है, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन यूके रूस युद्ध में ब्रिटेन की भूमिका भी महत्वपूर्ण है और ऐसे में क्या ब्रिटेन आर्थिक मदद यूक्रेन को देता रहेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। वहीं चीन को लेकर भी सुनक का रुख साफ है। वो कई मौकों पर चीन को घरेलू और वैश्विक सुरक्षा के लिए नंबर 1 खतरा बता चुका है। भारत के साथ वो अच्छे संबंधों के पक्षधर हैं। ऐसे में सुनक की विदेशी नीति अन्य देशों को कैसे लेकर बड़ा सवाल खड़ा करती है, ये देखते हैं। जी हाँ, तो आपको बता दें कि ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होंगे और ऐसे में भारतीय मूल के ऋषि सुनक इतिहास बनाते हुए ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। और चलिए इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ जितेंद्र ओझा जी हैं, जो कि पूर्व राजनयिक हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है। सर, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ विनोद कुमार शुक्ला जी जुड़ गए हैं, विदेशी मामलों के जानकार है, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन इस खास कार्यक्रम की शुरुआत जितेंद्र जी आपके साथ करते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारतीय मूल से बने हैं, कैसे इसे देखते हैं आप? देखिए, जिस ब्रिटिश साम्राज्य में सूरज अस्त नहीं होता था, जिन लोगों का ये कहना था और दुनिया का बहुत बड़ा हिस्सा उनके कब्जे में होता था, तो तब से दुनिया काफी बदल गई। और इस बदले हुई दुनिया में खासकर के द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वो काफी मल्टीकल्चरलिज्म की, इंक्लूसिविटी की बात कर रहे थे।
इंक्लूसिविटी का सबसे बड़ा नमूना है। इससे पहले बेंजामिन डिज़रायली हुआ करते थे जो व्हाइट तो जरूर थे लेकिन क्रिश्चियन नहीं थे, और उसके बाद ये दूसरे व्यक्ति हैं जो कलर के भी हैं और इनका मूल जो है भारत का मूल है, जो आपने कहा, और पाकिस्तानी भी कह सकते हैं कि ये पाकिस्तानी मूल के हैं, क्योंकि जिस अनडिवाइडेड इंडिया से इनके ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर गए थे वो गुजरांवाला पाकिस्तान में है। तो लेकिन इसकी सिंबॉलिक वैल्यू से हमें अधिक उठ के देखने की जरूरत है। निश्चित रूप से ये एक प्रजातंत्र की जीत है, ब्रिटेन के मल्टीकल्चरलिज्म की जीत है, लेकिन इस स्थिति में आए हैं ऋषि सुनक। आपने काफी चैलेंजेस का जिक्र किया कि ये जो है एकदम कांटों से भरा ताज है जो उन्हें मिला है, उनकी बहुत सारी अपनी लिमिटेशंस है। उन लिमिटेशन से देखिए कि जो रवैया रहा खास करके बोरिस जॉनसन का, कि जिस तरीके से वो विश्वास तोड़ते रहे जनता का, तो उसमें जो है ऋषि सुनक उनसे काफी पीछे थे, लेकिन एकदम परफेक्ट ये भी नहीं थे कि इनके बारे में भी जो इन्होंने जिस तरीके से ग्रीन कार्ड बचा के रखा हुआ था, या जिस तरीके से पत्नी के टैक्स कट या टैक्स डॉज की बातें कही जा रही थी, या पार्टी गेट में एक दफे ये भी शामिल हो रखे थे, तो इसको तमाम चीजों में मिला के ये सबसे बेहतरीन चॉइस है। सबसे कम 200 वर्षों में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री हैं। तो इस कठिन परिस्थिति में मेरे ख्याल से अगर ये ऋषि सुनक अच्छा कर पाते हैं, अपनी पार्टी को साथ लेके चल पाते हैं और जनता को भी परसुएट करते हैं, अपने कॉर्पोरेट सेक्टर को भी साथ में लेके चलते हैं जॉब क्रिएशन पे या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे, और जो गवर्नेंस की जो ढांचा वहां पे धीरे धीरे काफी लचर हो चुका है उसको भी टाइट करते हैं। और जैसा आपने कहा कि चीन के बारे में उनकी क्या राय है, यूक्रेन युद्ध के बारे में क्या राय है, तो वो अपनी डिप्लोमेटिक गुडविल को इस्तेमाल कर सकते हैं और इस्तेमाल करके इससे भी कुछ सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो आने वाले दशकों में या यहाँ तक कि शताब्दी के बीच सबसे बड़े नेताओं में वो अपना नाम लिखवा सकते हैं। मुश्किल हालात हैं, बहुत ज्यादा चैलेंजेस हैं, और उनके पास इन चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए ये सबसे उपयुक्त कैंडिडेट माने जाते हैं। नेहा जी, आपने देखा होगा कि आखिरी के दिनों में जो पार्टी इतनी बिखरी हुई नजर आ रही थी, सारे लोग एक साथ आके मिलकर उन्होंने इनको समर्थन दिया है। तो ये जो है इससे फेवरेबल हालात उनके लिए लीड करने के लिए नहीं हो सकते थे, लेकिन इससे बढ़िया चैलेंजेस भी, इससे मुश्किल चैलेंजेस भी नहीं हो सकते थे। तो इसमें देखा जाए कि ऋषि सुनक का अगला मूव कैसा होता है, लोग उनको देख रहे होंगे। भारतीय होने के नाते निश्चित रूप से हम लोग को अच्छा लगता है, लेकिन मैं थोड़ा सा कॉशन दूंगा कि भारत के साथ वो कैसे डील कर रहे हैं, तो इसको बहुत से लोग जो है पैनी नजर से देख रहे होंगे। अगर वो भारत को ज्यादा कंसेशन देने की कोशिश करते हैं तो ये उनके डोमेस्टिक पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए खराब होगा। और दूसरा, चीन और पाकिस्तान की जो वहां की मीडिया पे या सिविल सोसाइटी में जो उनकी दखल है, वो उसको लेके इनको डिस्क्रेडिट करने की भी कोशिश कर सकते हैं। तो हर जगह मुश्किल हालात है, चैलेंजेस हैं, लेकिन लीडरशिप की तो वही सबसे बड़ी टेस्ट होती है कि चैलेंजेस को आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो मैं कुल मिला के यही कहूंगा कि बहुत बड़ा लीडर इमर्ज करने के सारे मौके ऋषि सुनक के पास हैं। बिल्कुल, चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं जिसका जिक्र हमने किया है, लेकिन विनोद जी, सबसे बड़ी चुनौती आप क्या देखते हैं ऋषि सुनक के सामने? देखिए नेहा जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज सुन। नेहा जी, मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चुनौती उनके पास दोनों है, डोमेस्टिक भी है और इंटरनेशनल इशूज भी है। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि चाइना पॉलिसी यूके की क्या होगी, ये सबसे बड़ी चुनौती है। उसका सबसे बड़ा नुकसान तो सुनक को उस समय हो गया था जब वो पहली बार चुनाव लड़ रहे थे और हार गए थे। उसके पीछे सीधे सीधे चाइना की अपनी पॉलिसी थी। एक उसके बारे में ग्लोबल टाइम्स में खबर लिखी गई, जो बाकायदा प्लान लिखी गई, जिससे ये प्रोपोगेट किया गया कि ये तो चाइना के प्रॉक्सी हैं, जो चाइना लगातार हर मामले में करता रहता है। तो उसका एक नुकसान ऑलरेडी उनको हो चुका है। उसका दूसरा जो उनको डोमेस्टिक स्तर पर नुकसान ये होगा कि चाइना के बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारे लोग, बहुत सारे पैसे यूके के इंस्टीट्यूट्स में लगे हुए हैं, लोग हैं जो उनको नुकसान, न केवल नुकसान करेंगे बल्कि चाहेंगे भी कि पॉलिसीज में उनका इन्फ्लुएंस रहे। यहाँ तक कि इंटेलिजेंस के लोगों में भी उनका पेनिट्रेशन है। उनके फाइटर प्लेन उड़ाने वाले लोग, पायलट्स, वो प्रशिक्षण दे रहे हैं चाइनीज लोगों को। तो ये चाइना का वो है। तो इससे इस सब को वो कैसे हैंडल करते हैं, जबकि अंदर पॉलिसी को लेकर के, इकोनॉमी को लेकर के बहुत ज्यादा स्थिति खराब है यूके की। और उसका निकला कि 40 दिन 45 दिन के बाद एक प्रधानमंत्री रिजाइन करता है।
जहां तक भारत के संबंधों की बात है, भारत के संबंधों के साथ उनको बहुत कॉशियसली इसलिए भी चलने की जरूरत है कि न केवल उन पर आरोप लगने शुरू होंगे, बल्कि जो और भी बहुत सारे देश हैं जिसमें पाकिस्तान और चाइना, जिस जैसा ओझा जी ने कहा कि वो भी प्लेयर हैं, और दूसरा जिस पार्टी से आते हैं उसका भारत के साथ क्या डायनेमिक्स है, किस तरह की चीजें निकल के आएंगी, वो बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए अभी उनके सामने एक चैलेंज नहीं, उनके सामने एक के बाद एक लगातार चैलेंजेस हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक आप इकोनॉमिक रूप से मजबूत नहीं होइएगा, तब तक आप बाकी चीजों को डील नहीं कर पाइएगा। भारत पहले से ही बहुत एग्रेसिव हुआ है आजकल फॉरेन पॉलिसी को लेकर के, तो उसमें एक इंडियन ओरिजिन का होने का मुझे इमीडिएट कोई फायदा नहीं दिख रहा है। हम इस बात से जरूर खुश हो सकते हैं कि वो भारतीय ओरिजिन के हैं और हिंदू हैं और ये साउथ एशियन ओरिजिन के हैं। उससे ज्यादा भारत के दृष्टि से मैं कोई फायदा नहीं देखता हूँ। चैलेंजेस उनको ज्यादा अपने स्तर पर हैं, डोमेस्टिक लेवल पर हैं और चाइना से हैं। जी ठीक। ओझा साहब, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप विनोद जी की बातों से? कह रहे देखिए वो भले ही भारतीय मूल से हो, लेकिन भारत के लिए इतने फायदेमंद होंगे ये कहा नहीं जा सकता। ये बात मैंने इनसे पहले ही कहा कि उनके ऊपर जो है बड़ी पैनी नजर होगी दूसरे लोगों की। कई दफे मुझे लगता है कि भारत के लिए शायद बोरिस जॉनसन ज्यादा कंसेशन दे सकते हैं। इनकी लिमिटेशन, उनको अपनी क्रेडिबिलिटी को गार्ड करना पड़ेगा। लेकिन जो आपने कहा कि जैसे कंजर्वेटिव पार्टी की क्या स्थिति है, देखिए कंजर्वेटिव पार्टी, क्योंकि मैं ब्रिटेन में रहा हूँ और अभी भी वहाँ से बड़े वरिष्ठ राजनीतिज्ञों से मेरी मित्रता है, बातचीत होती रहती है, तो मैं ये कहूंगा कि कंजर्वेटिव पार्टी आज की तारीख में भारत के लिए बड़ी ही क्रेडिबली इंक्लाइंड है। तो भारतीय ओरिजिन के और इनसे वरिष्ठ नेता हैं जिन्होंने बड़ा मेहनत किया और कंजर्वेटिव पार्टी में जाके वो ब्रिज बनाने की कोशिश की। अक्सर वो लोग भारत आते रहते हैं और यहाँ के प्रधानमंत्री से भी और विदेश मंत्री से भी उन लोगों की मुलाकात होते रहती है। वो उनका अपना है। देखिए, जो भारतीय मूल के लोग, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि कई जगह हमने सीईओ दिए और ये एक अलग अनोखा सा एग्जाम्पल है। किसी जमैका में, सूरीनाम में, इस जगह तो भारतीय, मॉरिशस में भारतीय मूल के लोग वहां जाते हैं। लेकिन ये जो ब्रिटेन का है, जो जिसके बारे में मैंने कहा कि वो लोग कहते थे कि सूरज कभी अस्त होता ही नहीं है। वो छोटा सा देश था, बहुत उसकी अपनी डायनेमिक थी, लेकिन वहां जाके प्रधानमंत्री बनना, ये भारत के लोगों के बारे में भी दिखाता है कि हमारी पॉपुलेशन में कोई कमी नहीं है, हमारे सामाजिक मूल्यों में कोई कमी नहीं है। मैं नेहा जी कहूंगा कि आज से करीब 10-11 वर्ष पहले एक शेफील्ड के गुरुद्वारे में मैं भाषण दे रहा था और उस समय प्रिंस चार्ल्स के छोटे भाई थे, वो ब्रिटिश सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, मैं अपने हाई कमिश्नर को रिप्रेजेंट कर रहा था। और मैंने कहा कि देखिए, जो भारतीय मूल के लोग हैं वो वर्तमान भारतीयों से भी ज्यादा भारतीय हैं कुछ मामलों में, और वो ब्रिटेन में रहने के बाद जो है वो ओरिजिनल ब्रिटिश से भी ज्यादा ब्रिटिश है। और इसका मकसद ये था कि जो लोग ये गए हैं, जो 19वीं शताब्दी में या 18वीं शताब्दी में जो गए हैं भारत छोड़ के, ईस्ट अफ्रीका से इनके पूर्वज आए थे, वो लोग उसी समय के भारतीय मूल्यों को बहुत हद तक बचा के रखे हुए हैं। थोड़ा सा उन्होंने वेस्ट के मूल्यों को अडॉप्ट किया है और जब वो वहां रह रहे हैं तो पूरी कोशिश करते हैं कि वहां के लोगों के प्रति अपनी निष्ठा बनाए रखें। और यही वजह है कि भारतीय डायस्पोरा के लोग जहां भी गए हैं वो वहां जाके वहां पे वो लोग एब्जॉर्ब हो चुके हैं, वहां उनकी अच्छी इमेज है। और ये जो है भारत के मूल्यों की एक जीत है जिसको हम नकार नहीं सकते। भारत के सरकार और स्टेट और सोसाइटी में मैं हमेशा से कहता हूँ नेहा जी कि गैप है कि इतने सारे सालों के मामलूक और एक्सटर्नल इन्वेजन के बाद जो है भारत की सरकार में जो लोग जाते हैं तो वो उसके कैरेक्टर में इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उनका कैरेक्टर मामलूक और मंगोल हो जाता है। जहां छुपने की जरूरत पड़ती है तो वो इंदिरा गांधी के जमाने से लोग कहते हैं कि वो लोग ट्रॉल करना शुरू कर देते हैं। तो स्टेट का कैरेक्टर जो भी हो, भारत की सोसाइटी की जो वैल्यूज है उस वैल्यूज की जीत है। और दूसरी एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि जिस स्थिति में ऋषि सुनक है उस स्थिति में ब्रिलियंस से भी ज्यादा जरूरी क्या है, एक्सेप्टेबिलिटी की। किस तरीके की टीम ये अपने आसपास लेके आते हैं, लोगों का कितना भरोसा इनके ऊपर है, क्योंकि अभी ब्रिटेन को बड़े कड़वे दवाओं की जरूरत होगी जिस दवाओं से ब्रिटेन का इलाज हो सकता है। जो लिज ट्रस ने किया कि वो बहुत ही इनसिक्योर लीडर की तरह वो छोटे मोटे कंसेशन दे के, जो उनके पहले जेरेमी हंट से पहले क्वार्टेंगे करके जो उनके वित्त मंत्री थे, उन्होंने उनको बड़ा कमजोर साबित किया। उन्होंने सोचा कि टैक्स हम नहीं बढ़ाएंगे, टैक्स भी कम कर देंगे, लोगों को खुश कर देंगे, और जिसके बारे में ऋषि सुनक ने कहा कि ये तो फेयरी टेल है, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो आज की तारीख में ऋषि सुनक को एक पूरा एक्सेप्टेबल लीडर बन के इमर्ज करने की जरूरत है।
जो भी उनके पार्टी में जो उनके विरोधी भी रहे हैं उनको साथ लेके चलने की जरूरत है, और जहां जरूरत पड़ती है अपने राष्ट्र हित में अपने ऑपोजिशन को भी साथ लें। और जहां तक इसका सवाल है, मैं हमेशा से मानता हूं कि भारतीय मूल के होने के नाते जो है उनको बहुत ज्यादा केयरफुल होना पड़ेगा। लेकिन आज की तारीख में जितनी गुडविल भारत के प्रति कंजर्वेटिव पार्टी में है उतनी लेबर पार्टी में नहीं है। तो इस वजह से ये चीजें कुछ बैलेंस आउट होगी, लेकिन बहुत डेलिकेट समय है। बहुत से इंटरनेशनल स्पॉयलर्स घूम रहे हैं जो पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि ऋषि सुनक को भी डिस्क्रेडिट करें, सिर्फ इस वजह से डिस्क्रेडिट करें क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं। तो इस बात को हम लोग को बहुत ध्यान से रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में भारत और ब्रिटेन की पार्टनरशिप मजबूत होगा और बहुत सोच समझ के कदम रखना होगा। विनोद जी, मैं सीधा रुख आपका कर लेती हूँ सर, क्योंकि जाहिर तौर पे ऋषि सुनक के सामने कई चुनौतियां हैं जिसका जिक्र हमने किया, लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर भी है कि ब्रिटेन का रुख क्या होगा, क्योंकि यूक्रेन और रूस युद्ध में ब्रिटेन की भूमिका तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये हमने सबने देखी है। ऐसे में क्या ब्रिटेन आर्थिक मदद यूक्रेन को देता रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है अब ऋषि सुनक के पदभार संभालने के बाद। मुझे लगता है कि जिस तरह की आर्थिक स्थिति ब्रिटेन की है उस पर कितना मदद कर पाएंगे ये तो एक बार वो अपना कैबिनेट बैठ के इस मामले पर चर्चा करेंगे और उसके बाद ही कोई डिसीजन कर पाने की स्थिति होनी चाहिए। और ये डिसीजन मुझे लगता है कि स्ट्रैटेजी से ज्यादा देश की आर्थिक हालत पर डिपेंड करेगा कि और इसका ग्लोबल बेनिफिट कितना, मतलब इसका एक स्ट्रैटेजिक बेनिफिट कितना मिल पाएगा उस पर निर्भर करेगा। हालांकि सुनक ने इन सब मामले में अपने आप से नहीं क्लैरिफाई कर रखा है, तो वो एक मुझे लगता है कि कैबिनेट डिसाइड करेंगे, उसके बाद उस पर एक चर्चा होने के बाद और आगे का कुछ निर्णय ले पाने की होगी। लेकिन मसला सारा कुछ घूम फिर के जो है वो आ जाता है कि आप अपने फाइनेंसेस को, इकोनॉमी को कैसे मैनेज करते हैं। आप किसी को सपोर्ट तब कर पाएंगे जब आप खुद इकोनॉमिकली मजबूत स्थिति में होंगे। आपके यहाँ ग्रोथ आपका बहुत खराब हो गया है, माइनस में लगभग पहुंचने वाली स्थिति है, इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है, सबसे खराब ग्रोथ आपका। तो इन सब चीजों के बाद ही आप वो करेंगे। जैसा भी ओझा जी कह रहे हैं कि एक ऐसा देश जिसका सूरज अपने हिस्सा था वो आज स्ट्रगल कर रहा है, अपने ही अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए स्ट्रगल करने वाली स्थिति में है। तो ये सारे चैलेंजेस हैं। अब इस चैलेंजेस में ही ये सारे कुछ आ जाएंगे कि आप यूक्रेन को कैसे डील करेंगे, आप अमेरिका से कैसे डील करेंगे, आप भारत और चाइना से कैसे डील करेंगे, और सबके केंद्र में आपकी अर्थव्यवस्था होगी। तो ये मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि उनको पहले अपनी इंटरनल इकोनॉमी पर फोकस करेंगे, उसके बाद ये निर्णय करेंगे कि फाइनेंशियली यूक्रेन को या किस तरह से उनको मदद कर पाने का। बिल्कुल सही बात आपने कही है कि पहले अपनी माली हालत ठीक करेंगे, उसके बाद हो सकता है कि आगे की रणनीति पर वो कहीं ना कहीं सोचे समझे कि उन्हें यूक्रेन को मदद करनी है या फिर नहीं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पे ओझा साहब मेरा आपसे है, क्योंकि चीन को लेकर सुनक का रुख पहले ही साफ हम देख चुके हैं। वो कई बार और कई मौकों पर चीन को घरेलू और वैश्विक सुरक्षा के लिए नंबर 1 खतरा बता चुके हैं। लेकिन क्या लगता है आपको कि आगे चीन को लेकर ब्रिटेन का क्या रुख रह सकता है, सुनक की क्या रणनीति हो सकती है? ने क्या किया है कि जो एक ट्रस्ट बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर बनने की बात हो रही थी, उस ट्रस्ट बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को का फायदा उठाया। खास करके मैं कहता हूँ कि अमेरिकन कैपिटलिज्म का सबसे वल्गर नमूना देखा जाए कि चीन के ग्रोथ सिस्टम में उन्होंने ज्यादा रिटर्न की वजह से चीन ने चीप लेबर दिया, बहुत चीजें सब्सिडाइज की, और करने के बाद जो है वर्ल्ड की फैक्ट्री बन के मत कर गया, इस्लामिक पावर बन गया है, और कई जगह उन्होंने दुनिया को नियो कॉलोनाइज कर दिया। इतना अधिक उनकी सेविंग होने लगी कि जिसको उन्होंने और टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना शुरू किया, बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना शुरू किया, और एक बहुत ही फॉर्मिडेबल पावर बन चुके हैं। कई एक एरिया में वो अमेरिका से भी बाहर निकल चुके हैं। और साथ में वो कर क्या रहा है, चीन की जो अपनी डिसेप्शन की, स्ट्रेटेजिक डिसेप्शन की जो साइकी है उसका इस्तेमाल कर रहा है, ब्रिटेन में इंस्टीट्यूशन को इंटरफेयर कर रहा है,
ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत ही डॉक्यूमेंटेड रिकॉर्ड्स है, यहाँ तक कि अमेरिका में कितने जगह चाइनीज को बैन किया जा चुका है। तो चीन की वजह से पूरी दुनिया की शांति को भी खतरा है, और जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज है, जहाँ पे ओपन स्पेसेस है, जहाँ पे ट्रस्ट बेस्ड चीजें हैं, उसका दुरुपयोग करके चीन ने सारे जगह इंटरफेयर करना शुरू किया। और ब्रिटेन में पता चला कि कई एक पॉलिटिशियंस को फंड कर रहे हैं, कई एक इंस्टीट्यूशन का के अंदर वो घुसे हुए हैं इनडायरेक्ट तरीके से, यहाँ तक कि यूएन के कई बॉडीज को सपोर्ट कर दिया है। तो चीन का खतरा जो है किसी भी सेंसिबल आदमी के लिए बहुत अधिक है। लेकिन हो ये रहा है नेहा जी कि सारे देश यूरोप के, खास करके छोटे छोटे जो मॉडल डेमोक्रेसी जिन्हें हम कहते हैं, वो देश भी चीन से बात आती है तो डर जाते हैं। पॉइंट के बाद जो है चीन को वो कन्फ्रंट नहीं कर सकते हैं। तो जो ब्रिटेन का पास जो भी रहा हो, आज जो है ब्रिटेन उतना ताकतवर नहीं है, उतना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन उसकी गुडविल जरूर है। और जो अमेरिका का जहां तक सवाल है, अमेरिका में वो ये रहा है कि बहुत सारे लॉबिस्ट का इनका इन्फ्लुएंस हो चुका है कि अमेरिका एक कोहेरेंट वॉइस में चीन को डील नहीं कर पा रहा है। चीन के साथ अगर वो अच्छी बातें कर रही है, उसके नेशनल सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट कुछ कन्फ्रंट भी करना चाहती है, तो उनके कॉर्पोरेट सेक्टर का इंटरेस्ट चला आता है, उनके लॉबिस्ट का इंटरेस्ट चला आता है, उनके जो सिविल सोसाइटी ग्रुप्स है जो कई जगह से जो बात तो ह्यूमन राइट्स की करते हैं, लेकिन देखिए चीन और पाकिस्तान भी ह्यूमन राइट्स काउंसिल में बैठे हुए हैं, वो वहां पे जाके बैठ कर रहे हैं। ये पूरा जो सबवर्शन का आलम है, वो सबवर्शन के आलम से किसी भी सेंसिबल आदमी को, जो डेमोक्रेसी को पसंद करता हो, जो ओपन सोसाइटी को पसंद करता हो, जो फ्रीडम की बात करता हो, उसको चीन से खतरा होगा। तो देखिए किस हद तक ये जा सकते हैं, ये उनका अपना मामला नहीं होगा। और इसीलिए जो है वेस्ट और भारत और का एक बहुत मजबूत अलायंस होगा, लाइक माइंडेड डेमोक्रेसीज का अलायंस होगा। लेकिन देखिए कि इसको भी फ्रैक्चर करने के लिए लोग तैयार हैं। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में अपने फॉल्ट लाइन इमर्ज कर चुके हैं कि जिस तरह में आप देख रहे हैं कि भारत के साथ अच्छी बातें कर रहे हैं, तो साथ में पाकिस्तान को वो F-16 पे रिफर्बिश कर रहे हैं, उनको ग्रे लिस्ट से निकाल दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान को टेरर लिस्ट में, ब्लैक लिस्ट में होना चाहिए था जिस तरीके से पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। तो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के अपने घर के अंदर बहुत सारी चीजें ठीक नहीं चल रही है नेहा जी। तो ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि ये जो ब्रिटेन की गुडविल है सॉफ्ट पावर के रूप में, जैसा ब्रिटेन इमर्ज की है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रूप में, कि जहां एक कलर के मूल के लोग को, व्यक्ति को प्रधानमंत्री बना दिया गया, ये इनकी लीडरशिप मेटल पे है कि कितने लोगों को ये अपने साथ लेके चलते हैं, किस हद तक लोकल जो ये फॉल्ट लाइन है उसको हैंडल कर पाते हैं, क्योंकि एक पॉइंट से अधिक जाएंगे तो इनको बहुत दिक्कत हो जाएगी। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इक्विलिब्रियम है जिसमें इनको बहुत ही टैक्टफुली चलना होगा। और मैंने कहा कि ये आग में तप के अगर निकल जाते हैं तो ये कुंदन से भी खूबसूरत बन जाएंगे। इतनी जबरदस्त लीडरशिप इनकी होगी। 42 साल के हैं, 200 साल में ब्रिटेन के इतिहास में इतने कम उम्र का कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, लेकिन ये आग से तप के निकलना बड़ा मुश्किल काम लग रहा है, इतना आसान नहीं होगा नेहा जी। बिल्कुल, चुनौतियां बहुत है, मुश्किल हालात बहुत है, लेकिन वाकई देखने वाली बात होगी कि सुनक इससे कैसे पार पाते हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।